सादर नमस्कार। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। सभी मित्रों को सादर नमस्कार। देव प्रभा प्रकाशन की ओर से आज हम जिस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, वह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार आप लोगों के मध्य रखने का जो मौका, जो अवसर देव प्रभा प्रकाशन ने दिया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से अपने आत्मीय बड़े भाई डॉक्टर चेतन आनंद जी, जो सच में चेतन भी हैं और उनका सानिध्य और उनका साथ आनंदित भी करता है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं कि आपने आज मुझे इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। क्योंकि आज का जो मुद्दा है वह मुद्दा हमारी भविष्य की शिक्षा नीति, शिक्षा की दशा और दिशा को बदलने वाला साबित होने वाला है। और इस कार्यक्रम के दौरान जुड़ने वाले सभी मित्रों, अनुजों, अग्रजों तथा अपने विद्यार्थियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप पुनः एक बार संवाद की प्रक्रिया में मेरे साथ हैं। आपका होना मेरे मनोबल को बढ़ाता है और मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखूं। तो आज का जो विषय है वह विषय अगर हम देखें तो कोरोना के समय में 3 चीजों की बहुत चर्चा हुई है। इनका महत्व भी हमारे जीवन में पहले से ज्यादा बढ़ गया है। ये 3 चीजें हैं, मास्क नंबर 1, नंबर 2 सैनिटाइजर, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज है जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ऑनलाइन शिक्षा। कोरोना काल से पहले भी ये तीनों चीजें हमारे जीवन में थी, लेकिन इनकी उपयोगिता, इनका महत्व और इनकी आवश्यकता कोरोना काल से पहले इतनी नहीं थी जितनी कि इस महामारी के कारण आज है। आज इस महामारी के कारण पूरे देश में इन तीनों चीजों का महत्व काफी बढ़ गया है। और जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा की दशा और दिशा, उसका भी महत्व पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गया है। लेकिन आज भी हमारे देश में इतनी सामाजिक असमानता है, इतना डिजिटल डिवाइड है
कि ऑनलाइन शिक्षा आज हमारे देश में एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी समस्या है। उस समस्या का सामना हम कैसे करें, या ऑनलाइन शिक्षा का हमारे देश में क्या भविष्य होगा, इसकी क्या संभावनाएं हैं, और ऑनलाइन शिक्षा के चलते पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या संकट आने वाले हैं, ये आज के विचार विमर्श और संवाद का मुख्य विषय या मूल मुद्दा है। हमें ये भी समझना है कि ऑनलाइन शिक्षा है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इसकी भारत जैसे देश में स्थिति क्या है, और इसका वर्तमान परिदृश्य क्या है, और इसका भविष्य क्या होने वाला है। इन सभी बिंदुओं पर हम आज अपने इस संवाद सत्र में, इस परिचर्चा में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस महामारी से पहले देश के अधिकांश शिक्षण संस्थान, विद्यालय ऑनलाइन शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके पास कोई विशेष अनुभव नहीं था, क्योंकि सभी विद्यालय और कॉलेज या विश्वविद्यालय अपने पारंपरिक तरीके से अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला रहे थे। हालांकि उस पारंपरिक व्यवस्था में भी अनेक समस्याएं हैं। तो जिन संस्थाओं के पास ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में ढलने में और उस शिक्षा व्यवस्था से छात्रों को जुड़ने में बड़ी समस्या और चुनौती वर्तमान परिदृश्य में आ रही है, आएगी, ऐसा नजर आता है। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भयंकर कमी है। देश में आज भी उन छात्रों की संख्या बहुत ही सीमित है जिनके पास अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। कहने का तात्पर्य है, आज भी देश का बहुसंख्यक वर्ग इन आवश्यक चीजों से वंचित है, जिनके बिना ऑनलाइन शिक्षा का साकार होना या सार्थक रूप से, सहज रूप से उपलब्ध होना, उन ऑनलाइन क्लासों से बच्चों का जुड़ना बड़ा मुश्किल नजर आता है, बड़ा असंभव नजर आता है। जैसा कि हमने मीडिया में देखा है और न्यूज में भी वो विषय रहा था कि एक पिता ने अपने बेटे के लिए मोबाइल खरीदने के लिए अपनी एक गाय बेच दी। एक उदाहरण है। और उसके बाद उसके घर पर तमाम नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का तांता लगा। लेकिन क्या ऐसा हर गरीब के घर, जिसके पास, विद्यार्थी के पास मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हमारे समाज सेवी संस्थान, नेता या विधायक, सांसद जाके ऐसा करने वाले हैं? नहीं, क्योंकि ये सब स्टंट की राजनीति का एक ऐसा परिदृश्य है जो हमको हमारे देश में बार बार नजर आता है। तो वही एक स्टंट की राजनीति हमको वहां दिखी थी। इस ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षकों के लिए भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे देश में अधिकांश शिक्षक तकनीकी रूप से इतने समृद्ध नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है कि वो ऑनलाइन शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित कर सकें। और उसके लिए जो कंटेंट चाहिए, जिस प्रकार की उनकी स्किल का विकास होना चाहिए, वो भी हमको अभी नजर नहीं आता है। और बहुत सारी व्यावहारिक समस्याएं हैं ऑनलाइन शिक्षा की, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जो 2020 आई है, वो भी कहती है कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे, डिजिटल संरचना के निर्माण की भी बात करती है, ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरणों की बात करती है, सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपोजिटरी और प्रचार प्रसार की बात करती है। शिक्षा नीति स्वयं बात करती है कि डिजिटल अंतर बहुत है, इस डिजिटल अंतर को कम करना है, वर्चुअल लैब्स बनाने की बात करती है। और शिक्षा नीति कहती है
कि इस वर्चुअल लैब बनाने के लिए स्वयं प्रभा, दीक्षा जैसे मौजूदा जो लर्निंग ई प्लेटफॉर्म हैं उनका उपयोग ये वर्चुअल लैब में करेंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की भी बात करती है। ऑनलाइन मूल्यांकन और ऑनलाइन परीक्षाएं कैसे हों इसकी भी बात करती है। और शिक्षा नीति का मानना है कि जो सीखने का एक मिक्स मॉडल होना चाहिए, मिश्रित मॉडल होना चाहिए, जिसमें पारंपरिक क्लास के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए भी संभावनाएं या विकल्प होने चाहिए। दूसरी एक अच्छी बात इस शिक्षा नीति में 2020 में जो कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, कि ऑनलाइन एजुकेशन को चलाने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को देश में लागू करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाएंगे। उन मानकों को पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर वो मानक पूरे नहीं होते तो फिर उन पर नियंत्रण किया जाएगा, उनका मॉनिटरिंग किया जाएगा। ये बात भी हमारी शिक्षा नीति कहती है। और एक बात और शिक्षा नीति में कही गई है कि विश्व स्तर का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक डिजिटल कंटेंट और क्षमता के निर्माण के लिए एक इकाई बनाने की बात भी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। ये तो सरकार की जो भावी योजनाएं हैं, जो इस शिक्षा नीति 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिखती हैं, उन बिंदुओं को हमने सामने रखा है कि सरकार की दृष्टि में, शिक्षा मंत्रालय की दृष्टि में ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के किस प्रकार का चिंतन सामने आ रहा है। और शिक्षा मंत्रालय ने इधर कुछ कदम भी उठाए हैं, कुछ कहा भी है। जैसे कि शिक्षा मंत्रालय कहता है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के एक अनुमान के अनुसार इस कोरोना के कारण बंद हुए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए, उनको स्वच्छ करने के लिए, उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए लगभग हर स्कूल को 1 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है कि स्कूलों को इतना खर्च करना पड़ेगा। एक और बात सरकार कहती है कि लगभग 3.1 लाख सरकारी स्कूलों जिनके पास सूचना व संचार तकनीकी, जिसको अंग्रेजी में सामान्य भाषा में आईसीटी कहते हैं, सुविधाएं नहीं हैं। देश में लगभग 3 लाख, 3.25 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास सूचना और संचार की तकनीकी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इनको सुविधा संपन्न करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़े बजट की बात कही है, जिसकी राशि लगभग 56,000 करोड़ के आसपास है। एमएचआरडी एक और बात कहता है कि आगामी 5 वर्षों में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के लिए और उसके अनुवाद के लिए, डिजिटल पाठ्य सामग्री अनुवाद के लिए लगभग 23,606 करोड़ रुपए खर्च करने की एक योजना है। तो कितना बड़ा खर्च सरकार इस डिजिटल एजुकेशन के लिए करने जा रही है, उनके लिए कदम उठाने की सोच रही है, ये भी हमारे सामने होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 2026 तक देश भर के लगभग अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 4.6 करोड़ छात्रों के लिए, जो देश के कुल छात्रों की संख्या का लगभग 40% होगा, को लैपटॉप और टैबलेट प्रदान करने की बात कही है, योजना बनाई है। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे कि इस योजना का क्या लक्ष्य होगा, क्या उद्देश्य होगा, इससे किस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और इस योजना पर लगभग 61,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करने के लिए, निर्धारित करने की बात सरकार कर रही है। और इस सब के लिए शिक्षा और साक्षरता विभाग का कहना है कि केंद्र और राज्य बच्चों को, विद्यार्थियों को उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जो भी लागत होगी, उस लागत का लगभग 60% खर्च केंद्र सरकार करेगी और 40% राज्य सरकारें करेंगी। तो क्या भविष्य में ऑनलाइन शिक्षा को लेके सरकारी कदम उठने वाले हैं, सरकार कितना खर्च करने वाली है, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अब सवाल यह है कि ऑनलाइन शिक्षा है क्या? हम सब लोग जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए एक ऐसे माध्यम के रूप में उभर कर सामने आ रही है ऑनलाइन शिक्षा, जिसके माध्यम से घर बैठे हुए ही शिक्षक और विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया, देश या देश के किसी कोने या प्रांत में बैठे बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है, उनके साथ इंटरेक्शन किया जा सकता है, उनके साथ क्लास की जा सकती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार समय का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी चयन कर सकते हैं और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ के कक्षा हो सकती है। मतलब एक ऐसा वर्चुअल माध्यम है जहां समय की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आप अगर विद्यालय का समय सारणी देखें तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर कोई क्लास 9 बजे होती है और आप क्लास में विद्यार्थी 9:15 में पहुंचता है, तो कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं कि 9:15 के बाद शिक्षक बच्चे को प्रवेश नहीं देता। और दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों में इतनी यातायात की असुविधाएं होती हैं कि उनके चलते मैं एक शिक्षक के नाते कह सकता हूं कि विद्यार्थी अमूमन लेट हो जाते हैं। तो ये एक पहलू है जिससे आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि इससे ये लाभ होने वाले हैं, ये लाभ हो सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में स्काइप है, व्हाट्सएप है, गूगल मीट है, जूम वीडियो है इत्यादि आज कई प्लेटफॉर्म हमारे सामने उपलब्ध हैं, जिनसे विद्यार्थी अपने शिक्षकों के साथ, अपने ही नहीं किसी भी शिक्षक के साथ जुड़ के ऑनलाइन क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और इन ऑनलाइन माध्यमों में आप किसी विषय का, किसी पाठ्यक्रम का पाठ भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, उसकी पिक्चर भेज सकते हैं, उससे बना एनिमेशन भेज सकते हैं और वीडियो, ऑडियो भी भेज सकते हैं। ये ऑनलाइन शिक्षा का एक स्वरूप है। ऑनलाइन शिक्षा बिना इंटरनेट के संभव नहीं है। बिना जो डिजिटल जो उपलब्धता है वो बिना इंटरनेट के संभव नहीं है, और यह अपने अंदर उन समस्त प्रक्रियाओं को समाहित करती है जिनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यावसायिक रूप से शिक्षा देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस ऑनलाइन शिक्षा को कई नामों से आजकल पुकारा जा रहा है। लोग इसको ई शिक्षा भी कह रहे हैं, कंप्यूटर आधारित शिक्षा भी कह रहे हैं, सूचना जाल संसाधन नेटवर्क सहयोगी शिक्षा भी कह रहे हैं, और कई लोगों का मानना है कि ई शिक्षा व्यवस्था या ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था हमारी कक्षा का, क्लासरूम का ही एक विकसित रूप है, एक फॉरवर्ड स्टेप है, जिसमें केवल अंतर यही है कि यहाँ जो विद्यार्थी है वो अपनी सुविधा के अनुसार कक्षा कर सकता है, क्लास कर सकता है, और वह अपनी समय और अपनी जो उपलब्धता है और शिक्षक की जो उपलब्धता है उसके अनुसार क्लास का हिस्सा बन सकता है। तो अगर हम समग्रता से इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को समझें तो इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक है तकनीक। तकनीक में इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि सामग्री शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है विद्यार्थी, और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है शिक्षक। इन तीनों से मिलकर ही ऑनलाइन शिक्षा का त्रिभुज बनता है। अगर इनमें से एक भी कड़ी कमजोर है या हुई तो इसकी सफलता सदैव ही संदिग्ध रहने वाली है। हमारे देश में तो हालत यह है कि ये तीनों ही कड़ियां आज हमको कमजोर नजर आती हैं, फिर भी हम ऑनलाइन शिक्षा का ढोल बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे हैं? क्योंकि शिक्षा की जो दुर्दशा है उसकी चिंता है किसे? अब नेताओं का काम शिक्षा की चिंता नहीं करना है, नेताओं का काम अपनी कुर्सी को बचाए रखना है। ये हम शिक्षक और सामान्य जनमानस है वो सहजता से समझ सकता है, क्योंकि उनके सामने शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश में सबसे अंतिम पायदान पर आते हैं, चाहे वो सरकार
किसी भी पार्टी, किसी भी विचार, किसी भी प्रांत की हो, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जो इस बात को वैचारिक धरातल पर स्वीकार नहीं करता, वो कहीं न कहीं अपनी उस वैचारिक कूपमंडूकता का शिकार होता है। तो हम सहजता से स्वीकार कर सकते हैं कि आज देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक पार्टियां हैं जो देश के किसी भी हिस्से में शासन कर रही हैं, उनके सामने शिक्षा और स्वास्थ्य अंतिम पायदान पर खड़े हुए नजर आते हैं। तो उनके लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और जिनके पास पैसा है वो भारत में नहीं पढ़ेंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, ब्रिटेन में चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएंगे, वो तो पढ़ के आ ही जाएंगे। उनके बच्चों को तो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाना नहीं है। तो ये एक विकट समस्या है। और ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार से जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बची हुई है उसको भी और बुरी गति में पहुंचा सकती है, उसको और ध्वस्त कर सकती है, ये भी एक विचार करने वाला सवाल है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी ऑनलाइन शिक्षा के कुछ लाभ भी हमको देखने पड़ेंगे और उसको समझते हुए उसका एक तार्किक विवेचन करते हुए, उसका सम्यक आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हुए हम सिक्के के एक पहलू को नहीं देख सकते, हमको सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। तो ऑनलाइन शिक्षा के ऐसा नहीं है कि सब हानि है, सब नुकसान करने वाली बातें हैं, सब क्षतिपूर्ण करने वाली बातें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लाभदायक भी हैं, उनकी भी चर्चा हमको करनी चाहिए, उन पर भी विचार विमर्श करना चाहिए, उन पर भी सोचना चाहिए। वो लाभ किस तरह से हमारे सामने चर्चा परिचर्चा में आ रहे हैं वो हम इस तरह से देख सकते हैं कि शिक्षक के साथ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी ज्यादा संपर्क में रह सकते हैं, नियमित संपर्क में रह सकते हैं। दूसरी बड़ी समस्या जो विद्यार्थियों को फेस करनी पड़ती है, उनको उससे रूबरू रोज होना पड़ता है, वो है यातायात नहीं करना पड़ेगा। उनको घर बैठे ही क्लास की सुलभता होगी, घर बैठे ही वो क्लास कर सकते हैं, अपने कोर्स कंटेंट को पढ़ सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के संदर्भ में उनका समय भी बचेगा और उनको धन भी बचेगा, जो धन खर्च होता है वो भी बचेगा, और उनकी सुरक्षा को लेके माता पिता या परिवार के लोग जो चिंतित होते हैं वो भी चिंता कम होगी। एक लाभ है, एक उसका एक सकारात्मक पहलू है। और जो प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग होगा इस शिक्षा में, इससे पूरी शिक्षण व्यवस्था में बदलाव आएगा। शिक्षण व्यवस्था में बदलाव ये आएगा कि अगर कोई शिक्षक ऑनलाइन क्लास ले रहा है और जो संस्थान हैं, जो कॉलेज हैं, जो स्कूल हैं, वो मैंडेटरी कर सकते हैं कि आप अपने विद्यार्थी के साथ ऑनलाइन क्लास में जब संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनका अध्यापन कर रहे हैं, तो उस कंटेंट को आप रिकॉर्ड कीजिए। और जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो सहज रूप से, सामान्य रूप से आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी, आपका नैतिक दायित्व हो जाएगा कि आप बच्चों से संवाद करते हुए ऐसी कोई बात न करें जो अगर वीडियो पब्लिक डोमेन में चला गया तो आपके लिए, आपकी प्रतिभा के लिए, आपकी क्षमता के लिए और आप जो तनख्वाह उठा रहे हैं, आपको जो संसाधन मिले हुए हैं, उन पर कोई सवाल खड़ा हो। तो जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी बेसिकली एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, उसमें भेदभाव की संभावनाएं कम रह जाती हैं, वो अपना पराया नहीं करती। जैसे ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग, प्रौद्योगिकी का प्रयोग टीचिंग प्रोसेस में आएगा तो निश्चित रूप से जो अक्षम टीचर हैं, जो बिना पढ़ाए ही अपना जीवन गुजार देते हैं, उनके लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा इस व्यवस्था में। इसमें लचीलापन बहुत है, शिक्षक की भी दृष्टि से और विद्यार्थी की दृष्टि से। जैसे आप 24 घंटे में कभी भी अपने विद्यार्थियों से बात करके, जो भी 1 घंटे का या 1.5 घंटे का या 45 मिनट का या 55 मिनट का क्लास है, उसको फिक्स कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो इसमें लचीलेपन की संभावनाएं अधिक हैं। और मैंने बताया कि अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षण व्यवस्था में होगा, टीचिंग प्रोसेस में होगा, तो
तो निश्चित रूप से शिक्षा की और शिक्षण की जो गुणवत्ता है उसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। दूसरा फायदा यह होगा कि आप इसमें अपने ही विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों के इतर भी अन्य विद्यार्थियों को इस टेक्नोलॉजी, इस टेक्निक या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो मतलब शिक्षक की दृष्टि से देखें तो ऑनलाइन शिक्षा आपके लिए कई और नई अपॉर्चुनिटी खोलने का काम करेगी। सुलभता में सुधार होगा, क्योंकि यह उन लोगों के लिए बेहतरी का एक मौका देगी जो कई कारणों से, रोजगार के कारणों से, काम के कारणों से जब क्लास होते हैं तब नहीं स्कूल में जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, तो वो खाली समय में 24/7 कभी भी वो उसका लाभ ले सकते हैं। ये भी हम एक देख सकते हैं कि इस ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का ये भी लाभ हमारे सामने संभव है। और जो शिक्षा की कॉस्टिंग है, कॉस्ट कटिंग होगी। एक बार तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन एक बार ह्यूज इन्वेस्टमेंट के बाद ऑनलाइन शिक्षा निश्चित रूप से जो शिक्षा पे खर्च हो रहा है उस खर्च में कमी लाएगी, ऐसा लोग तर्क दे रहे हैं। ये बाद में पता चलेगा जब फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था इस देश में लागू हो जाएगी। वैसे अधिकांश जो यूरोपियन देश हैं, विकसित देश हैं, उन लोगों ने ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को अपना लिया है। लेकिन सवाल वही आता है फिर कि जो यूरोपियन देश हैं, विकसित देश हैं, उन देशों का जो उदाहरण है वह जो सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, वो एकदम पूर्णतया स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ये भी बड़ा एक सवाल है। इससे सामाजिक लाभ भी होगा। जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं या उनका सामाजिक परिवेश ऐसा है कि वो स्कूल जाने के लिए वो सामाजिक परिवेश उनको मौका नहीं देता, तो ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी बालिकाओं के लिए भी ऑनलाइन शिक्षा से लाभ हो सकता है। ऐसे वयस्क लोगों को भी लाभ हो सकता है जो स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते लेकिन कुछ व्यावसायिक स्किल सीखना चाहते हैं, तो कुछ व्यावसायिक कोर्स, पाठ्यक्रम भी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से वो जो उनसे जुड़ सकते हैं और अपनी स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, उसको और बढ़िया से बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम लाभ हैं जो हमको ऑनलाइन शिक्षा के प्लेटफॉर्म से मिलने वाले हैं। इससे छात्रों को भी बहुत सारी सुविधाएं होंगी, प्रशिक्षकों के लिए अवसर होगा। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देने वाले शिक्षक होंगे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलेगी, वो इस ऑनलाइन शिक्षा के प्रशिक्षक के रूप में एक बढ़िया अवसर पा सकते हैं और एक बढ़िया प्रशिक्षक बन के उभर के सामने आ सकते हैं। ये कुछ लाभ हैं जो हमें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नजर आते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के नजर आते हैं। लेकिन समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है, उन लॉकडाउन के दौरान जो हमने इस नए विकल्प को अपनाया है, वो नया विकल्प अभी भी हमारे देश में एकदम प्राइमरी स्टेज में है। इस प्राइमरी स्टेज के लिए हमें बहुत सारे संसाधनों के साथ साथ पहले जो हमारा वर्तमान शिक्षा का ढांचा है, उस वर्तमान शिक्षा के ढांचे को ठीक करना पड़ेगा। कई विद्यालय ऐसे हैं जहां टाटपट्टियां नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है। अध्यापकों की इस देश में कितनी कमी है ये बात किसी से छुपी नहीं है। लगभग हर राज्य में अध्यापकों की भर्ती ही नहीं हो रही, उनको जॉब ही नहीं दिया जा रहा। तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अगर हम और एक बड़ी समस्या को जीवन में या शिक्षा में लाना चाहते हैं तो ये और ज्यादा संकट खड़ा करेगा, क्योंकि पहले जो व्यवस्था है उसको ठीक से दुरुस्त किया जाए, उसको ठीक से पहले उस व्यवस्था को ठीक किया जाए, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन शिक्षा की तरफ भी सरकार बढ़े, देश के नीति नियंता बढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। देश में इस समय जो
बेरोजगारी की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। इस महामारी ने ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के रोजगार को छीन लिया है और सरकार की जो नीतियां हैं वो नीतियां भी कोई रोजगार देने वाली नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो। सरकारें रोजगार से धीरे धीरे हाथ खींचती जा रही हैं। तो ये जो बड़ा संकट है और इस बड़े संकट में जो ऑनलाइन शिक्षा है वो ऑनलाइन शिक्षा क्या कुशल मानव संसाधन का विकास करने में सक्षम हो पाएगी या उस योग्य पीढ़ी का निर्माण कर पाएगी जो उनको रोजगार की संभावनाओं के सामने टिकने का मौका दे पाए। ये एक बड़ी समस्या है और इसकी जो स्थिति है उस स्थिति में गरीब पिछड़ों की क्या हालत होगी और वो लोग जो आज का शैक्षणिक व्यवस्था है, शैक्षणिक तंत्र है, उसमें और कहीं ना पिछड़ जाएं, वो एकदम छूट ना जाएं, एक बड़ा सवाल है जिसमें जो हमारे सामाजिक न्याय की, सामाजिक सहभागिता की जो शैक्षिक उपलब्धियां, जो शैक्षिक जगत या शैक्षिक जीवन से जो बदलाव मनुष्य के जीवन में आता है, तो वो अवसर ये ऑनलाइन शिक्षा कहीं गरीबों से, मजदूरों से या उन लोगों से कहीं छीन तो नहीं लेगी। ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के चलते मन में जो ऑनलाइन शिक्षा की कमियां हैं, उससे होने वाली हानियां हैं, उससे होने वाले संकट हैं, उससे होने वाले जो नुकसान हैं, उनको भी हमें एक बार ध्यान में रखना होगा, उन पर भी हमें विचार करना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी संकट की बात है, सबसे बड़ी समस्या की बात है कि अच्छी इंटरनेट की जो स्पीड है उसका होना ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनिवार्य है। अब अगर हम देश पर, देश के संस्थानों पर, कॉलेजों पर, विद्यालयों, महाविद्यालयों पर ऑनलाइन शिक्षा थोप रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले सरकारों को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्या देश में इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक है? मैं समझता हूं इसका उत्तर मुझे आज तक हाँ में नहीं मिला। हम 4G के नाम पर 2G की स्पीड नहीं पा रहे हैं, तो ये इस पर हमारी सरकारें ध्यान नहीं देंगी, इसके मामले में चुप हो जाएंगी। तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं होगी, तो जो ऑनलाइन शिक्षा का जो पूरा लाभ मिलने वाला है वो लाभ उन्हीं लोगों तक सीमित हो जाएगा जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक है या जो लोग शहरों में रहते हैं। ये एक बड़ा सवाल है जो फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट पा सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि इसके माध्यम से बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चों के साथ टीचर का जो कांटेक्ट है, जो टीचर का जो संपर्क है वो वर्चुअल हो जाएगा। जब क्लास में हमारे विद्यार्थी हमारे सामने होते हैं तो हमको पता होता है, हर शिक्षक को पता होता है, जो शिक्षक है तो उसको पता होता है, उसको पता चलता रहता है कि मैं जिन विद्यार्थियों से संवाद कर रहा हूं, जिन विद्यार्थियों को समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, उनको समझ में मेरी बात आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो फिर वो उस बात को दूसरे तरीके से, दूसरे उदाहरण से, दूसरे माध्यम से, दूसरे स्वरूप से कहने का प्रयास करता है और कोशिश करता है कि उसकी क्लास में बैठा हर विद्यार्थी उसके साथ कनेक्ट हो। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कनेक्ट है, इंटरनेट से तो कनेक्ट है, लेकिन रियल में कनेक्ट है या नहीं है, ये बड़ी समस्या है। तो जो शिक्षक के व्यवहार और शिक्षक के आचरण, शिक्षक के सामने होने पर उसके व्यक्तित्व से जो विद्यार्थी सीखता है वो इस वर्चुअल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को नहीं सीखने को मिलेगा और उनके अंदर जो भी उनके व्यक्तित्व का विकास होता है माँ और पिता और परिवार के बाद वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य का सबसे बड़ा रोल मॉडल या आइडियल जो मॉडल होता है वो एक अध्यापक भी होता है। कोई न कोई हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अध्यापक रहता है जो उसको जीवन भर उसमें होकर रह जाता है।
तो क्या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ऐसे अध्यापक बच पाएंगे, जीवन में अपना स्थान बना पाएंगे? ये एक बड़ा संकट सामने आने वाला है। अभी एक समस्या और है कि छात्र ठीक से समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो नजर नहीं आएगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और वो प्रत्यक्ष रूप से कहां इन्वॉल्व है, ये सवाल है। दूसरी बात, जो क्लास में प्रतिस्पर्धा का मामला होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, एक दूसरे से ज्यादा पढ़ लेने का भाव होता है कि मैं इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा या इससे ज्यादा पहले सवाल हल करके दिखाऊंगा, वो पूरा परिदृश्य, वो पूरा फिनोमिना ये ऑनलाइन शिक्षा चाट जाएगी दीमक की तरह। ये भी सोचने की बात है। कभी कभी प्रतिस्पर्धा का माहौल ऐसे विद्यार्थी को भी सबसे श्रेष्ठ साबित कर देती है जिसको क्लास सबसे फिसड्डी समझती है। तो ये जो स्थितियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। दूसरा, व्यावहारिक शिक्षा का अभाव है। कई चीजों का प्रैक्टिकल के द्वारा ही, लैब में ही आप अध्ययन कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। जैसे परफॉर्मिंग आर्ट है, उनको ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से नहीं पढ़ सकते। ये सभी जो विषय हैं, इनको पढ़ते भी ऑनलाइन शिक्षा में समस्याएं और संकट, परेशानियां आएंगी। दूसरी बात यह है कि जो विद्यार्थी का जो उत्साह होता है, कई बार तो ऐसा उत्साह होता है कि अगर अध्यापक बेहतर है, अध्यापक कनेक्ट होता है, अध्यापक आपको प्रेरित करता है, तो कई बार विद्यार्थी इंतजार करते हैं उस अध्यापक की क्लास लेने का। लेकिन यहाँ वो संभावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और ऑनलाइन शिक्षा में जो मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन भी शिक्षक उतनी बेहतरी से नहीं कर पाएगा जितनी बेहतरी से सामान्य क्लास में करता है। और ऑनलाइन जो परीक्षाएं होंगी, ऑनलाइन परीक्षाओं में जो डीओ ने इस समय ओपन बुक एग्जाम कराया है, उस ओपन बुक एग्जाम को अगर एग्जाम न कह करके एक प्रकार से हम इंटेलेक्चुअल चोरी कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके लिए संभावनाएं और विकल्प कॉपी पेस्ट करने की जो पद्धति है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अनुशासन नामक कोई चीज नहीं रहेगी। बच्चा क्लास में कनेक्ट है, घर में पानी पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, खाना खा रहा है, वो सब संभावनाएं, उसकी अनुशासनहीनता की जितनी भी संभावनाएं बनती हैं, ये ऑनलाइन शिक्षा सामने लाके रख देगी। ये है कि इससे विद्यार्थी की क्षमता का कितना विकास होगा, विद्यार्थी के लिए ये कितनी आवश्यक है, और इस ऑनलाइन शिक्षा से विद्यार्थी के किन हितों की पूर्ति होगी, इसको लागू करते हुए हमको सोचना पड़ेगा। शिक्षकों की क्षमता और आवश्यकता, किस प्रकार से उनका लक्ष्य पूरा होगा, ये भी ऑनलाइन शिक्षा लागू करते हुए हमको सोचना और समझना पड़ेगा। जो ऑनलाइन शिक्षा में पाठ की जो गुणवत्ता है, वो पाठ की गुणवत्ता का निर्धारण कितना प्रामाणिक है, कितना सटीक है, ये भी महत्वपूर्ण विषय होगा। और इसमें जो विद्यार्थी का मूल्यांकन है वो एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा में विद्यार्थी का मूल्यांकन भी ऑनलाइन ही होने वाला है। इसलिए ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमको ऑनलाइन शिक्षा की समस्या से रूबरू कराते हैं। इन समस्याओं को समझते हुए, इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए और ऑनलाइन शिक्षा के जो आभासी लाभ हमको दिखाए और समझाए जा रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए अगर हम निष्कर्ष रूप में कुछ कहें तो कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा हमारे जीवन और जगत में बड़ा बदलाव करने वाली है, बड़ा तहस-नहस करने वाली है। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर अभी जो कोरोना काल में किया गया है, उससे फीस वसूली का पूरा मौका सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को दे दिया है। अगर ऑनलाइन शिक्षा का प्लेटफॉर्म नहीं देते, अच्छा मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन शिक्षा से पढ़ने वाले विद्यार्थियों से संवाद कर लीजिए, समझ लीजिए कि प्राइमरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है।
एकदम निरर्थक है। एक बच्चे को, 3 छोटे-छोटे बच्चे को लगातार 3-4 घंटे मोबाइल कंप्यूटर के सामने बैठाना उनके साथ एक प्रकार का अत्याचार है। ये असहनीय होता है। तो ये एक मौका फीस वसूली का जो दे दिया है, जिसके विरोध में गाजियाबाद में एक आंदोलन भी लोगों ने किया है, लेकिन जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक एक प्रकार से प्राइवेट स्कूलों के और प्राइवेट स्कूलों की लॉबी के शिकार और गुलाम होते हैं। अगर आपने उनका ज्यादा विरोध किया, उनसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा किया, तो अंत में वो आपके बच्चे को आपके लड़ने झगड़ने का एक बढ़िया दुष्परिणाम पकड़ा देंगे। उसके साथ उनका व्यवहार कैसा होता है ये हम सब लोग जानते हैं। तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो विद्यालय जिस प्रकार से फीस वसूली कर रहे हैं, निजी विद्यालय, ये निजी विद्यालय फीस वसूली का एक बड़ा अवसर पा गए हैं। ये जो वर्तमान प्रासंगिक स्थितियों में हम इसको देख सकते हैं, डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ा है। नेटवर्क के साथ साथ बिजली की उपलब्धता की भी बड़ी समस्या है। क्या इस देश में सभी शहरों में, सभी गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है? और ऐसा उपलब्ध होना मुझे 2050 से पहले नजर नहीं आता है। वादे कुछ भी किए जाएं, लेकिन सच और हकीकत इस देश में कड़वी है। तो 2050 से पहले ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सोचना, उसको लागू करना, उसी प्रकार से मजाक करना है जैसे कि कभी इंदिरा गांधी ने किया था। इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए नारा दिया था, गरीबी हटाओ, गरीबी भगाओ। आज भी इस देश में गरीबी है, गरीब है, लेकिन अब गरीबी तो हट नहीं रही। तो लोग, सरकारें आजकल गरीबों को ही हटाने में लगी हैं। तो कहीं ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर क्या सरकारें उन गरीब बच्चों को भी शिक्षा के प्लेटफॉर्म से, शिक्षा के दरवाजे से, विद्यालय के दरवाजे से जो उनको अपने जीवन को बदलने का मौका मिलता है, वो मौका भी कहीं खत्म नहीं कर देंगी? ये मन में आशंका बार बार आती है। और शिक्षा में जो बची खुची गुणवत्ता है, जो शिक्षा का स्तर है, वो भी लगभग देश में खत्म हो जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। और जो मैंने बजटीय आंकड़े दिए थे, उन बजटीय आंकड़ों को देख के लगता है कि सरकारें, प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें बड़ी मात्रा में लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदेंगी। और जब बड़ी मात्रा में लैपटॉप और कंप्यूटर खरीदेंगी तो उसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार भी होगा, क्योंकि हमारे देश में भ्रष्टाचार एक प्रकार का शिष्टाचार बन चुका है, तंत्र का, सरकारों का, अधिकारियों का। और हर सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, जो उसका विरोध करता है उसको सिस्टम आराम से, आसानी से हटा देता है। तो जो मैंने बजटीय आंकड़े आपके सामने रखे थे, उन बजटीय आंकड़ों का रखने का एक मेरा मकसद यही था कि किस प्रकार से खरीद फरोख्त बड़ी संख्या में कंपनियों से की जाएगी, और फिर जो भ्रष्टाचार की जो केक है, जो मलाई है, आपस में मिल बांट करके लोग उसको खाएंगे। शिक्षा में भविष्य में जो रोजगार के अवसर समाप्त होने की गहरी साजिश मुझे नजर आती है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा एक प्रकार से एक विषय पर अगर कोई बढ़िया वीडियो कंटेंट रिकॉर्ड कर लिया और सरकार ने स्वयं पर, दीक्षा पर या स्वयं प्रभा पर उस कंटेंट को डाल दिया, तो सरकार कहेगी भाई उस विषय पर शिक्षक की जरूरत क्या है, उस विषय पर उस वीडियो को देखो, उससे पढ़ो और एग्जाम दो। तो धीरे धीरे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगार की संभावनाएं अभी सार्वजनिक रूप से तो धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल रोजगार दे रहे हैं या रोजगार देने की उनकी मजबूरी है, तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ये पूरी शिक्षा के निजीकरण और मशीनीकरण की बुनियाद भी हमारे सामने रख रही है और उसको मजबूत कर रही है। नैतिकता के सामने, मनुष्यता के सामने, मानवीय मूल्यों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। वैसे भी हम कितने सामाजिक रह गए हैं आज 21वीं सदी में, ये सवाल हम सबसे बार बार पूछता है कि हम अपने सामाजिक दायित्वों को
सामाजिक जिम्मेदारियों को पढ़ लिख करके कितना निभाते हैं, ये कोई छुपा सवाल नहीं है। अगर शिक्षा का ये मिशन भी सफल रहा, लागू कर दिया गया, तो जो बची कुछ सामाजिकता है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वर्चुअल दुनिया का दायरा और बढ़ेगा, मनुष्य एकाकी होता जाएगा और उसका जो मानसिक स्तर है, उसका जो जीवन है, वो वर्चुअल दुनिया में और खो जाएगा और धीरे धीरे उसमें जो मानवता है, जो मनुष्यता है, नैतिकता है, क्षरित होती जाएगी। वह मनुष्य कम, मशीन ज्यादा बचेगा, ऐसा मुझे नजर आता है, ऐसा मुझे लगता है। इन्हीं सभी बातों को एक साथ रख के हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा कोई बुरी चीज नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से पहले हमारे देश में जो शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा का जो वर्तमान तंत्र है, वो पहले एकदम मजबूत हो, सुदृढ़ हो, व्यवस्थित हो, संगठित हो और उचित हो, तब आप उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। न कि इस पूरे ढांचे को तहस नहस करके ही ऑनलाइन शिक्षा थोप करके जो बचा कुचा ढांचा है उसको भी समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो। ऐसा अगर आपने किया तो देश और दुनिया इसके दुष्परिणाम बड़ी मात्रा में देखेगी, क्योंकि दुनिया का अधिसंख्य जन समुदाय भारत में रहता है और 1950 के बाद क्या, 1930 और 35 के बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस देश में रहने वाली है। ये स्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हैं, हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और महात्मा गांधी जी तो मशीनीकरण के बहुत बड़े विरोधी थे। जहां मनुष्य सहजता से, साधारणता से उपलब्ध है, वहां मशीन की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा में मैं व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन शिक्षा के साथ जुड़ने को तभी सहमति देता हूं या सहमत होता हूं जब हमारे शैक्षणिक जो वर्तमान तंत्र है वो बहुत मजबूत हो, वो विश्व स्तर का हो, तब आप उसमें ऑनलाइन शिक्षा को भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो अभी जो शैक्षणिक तंत्र है वो शैक्षणिक तंत्र इतना टूटा फूटा, नष्ट भ्रष्ट और उस हालत में पहुंच गया है जहां कुछ है ही नहीं सिवाय कागजी प्रमाण पत्र देने के अलावा। तो ऐसे शैक्षणिक तंत्र में, माहौल में आप ऑनलाइन शिक्षा थोप करके देश का कितना कल्याण करेंगे, ये मेरी समझ से परे है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सभी सज्जनों को, मित्रों को, अग्रजों और अनुजों को, अपने प्रिय विद्यार्थियों को पुनः एक बार हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर इस विषय पर मेरे विचारों को सुना। और बड़े भाई चेतनानंद जी को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने देव प्रभा प्लेटफॉर्म पर, जो आपके माताजी और पिताजी के नाम से मिलकर बना है, तो उनकी स्मृति को भी मैं नमन करता हूं, उनको भी नमन करता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपको सत सत नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दृष्टि हमारे नीति नियंताओं को दे। जय हिंद, जय भारत।